हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम आज 23 मई 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड होगा डिफरेंट न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे द हिंदू से है, आरबीआई कट्स रेपो रेट अगेन डाउन टू 4%। ठीक है, तो आरबीआई के द्वारा रेपो रेट कट किया गया है। तो आइए हम लोग पहले जानते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट एक रेट है जिसपे आरबीआई बैंक को पैसा देता है। आरबीआई जो है डिफरेंट बैंक को पैसा देता है, डिफरेंट कमर्शियल बैंक को। जैसे आरबीआई मान लीजिए कि एसबीआई को पैसा दे रहा है, तो जिस रेट पे देता है, जिस रेट पे लोन देता है, उसको हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। रेपो रेट का पूरा नाम होता है रीपरचेज रेट। आरबीआई लेंड टू बैंक है ना, इसमें आरबीआई बैंक को लेंड करता है, एक शॉर्ट टर्म लोन देता है। शॉर्ट टर्म मतलब मैक्सिमम 14 डेज के लिए होता है, 14-15 डेज के लिए होता है। ठीक है, एक शॉर्ट टर्म लोन होता है। रेपो रेट का मतलब रेपो रेट को कम करने या ज़्यादा करने का मतलब क्या होता है। तो रेपो रेट को इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, महंगाई कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जैसे रेपो रेट कट किया गया, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो आरबीआई ये सोचता है कि यदि हम रेपो रेट करेंगे, रेपो रेट को कम करेंगे, तो बैंक को हम सस्ता लोन दे रहे हैं, तो बैंक को सस्ता लोन मिलेगा, तो बैंक जो है जनता को सस्ता लोन देगा, है ना। क्योंकि आरबीआई जो है पब्लिक को तो लोन देती नहीं है, आरबीआई तो पब्लिक को लोन देती नहीं है। तो इससे क्या होगा, तो आरबीआई किसको लोन देती है, बैंक को। तो आरबीआई यदि बैंक को सस्ता लोन देगी, आरबीआई यदि बैंक को सस्ता लोन देगी, तो बैंक जो है पब्लिक को सस्ता लोन देगा। ठीक है, तो रेपो रेट कम किया गया, यानी कि आरबीआई बैंक को सस्ता लोन देगी, तो बैंक पब्लिक को सस्ता लोन देगा। तो इससे क्या होगा, पब्लिक के हाथ में पैसा आएगा। पब्लिक के हाथ में पैसा आएगा तो एक्सपेंड करेंगे, वो खर्च करेंगे पैसा को। तो खर्च कहाँ करेंगे, मार्केट में। तो इससे मार्केट में पैसा इन्फ्यूज होगा, तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगा, है ना। खर्च करेंगे तो मार्केट से सामान खरीदेंगे, तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगा। तो डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, फैक्ट्री में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, है ना। डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए फैक्ट्री में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, इससे क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो इससे एम्प्लॉयमेंट आएगा, है ना। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और इस तरीके से पूरा इकोनॉमी चलेगा। ठीक है, तो एक कब होता है, जब आरबीआई रेपो रेट को कट करना चाहता है, कट करता है तो क्या होगा, बैंक को सस्ता लोन मिलेगा, बैंक फिर पब्लिक को सस्ता लोन देगा, पब्लिक उस पैसा को खर्च करेगा। खर्च कहाँ करेगा, मार्केट में। तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ने से फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, और इस तरीके से इकोनॉमी आगे बढ़ेगा। लेकिन यदि आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि बैंक आरबीआई ऐसा सोच रहा है, ऐसा होता नहीं है, मतलब ऐसा हो नहीं रहा है, कोई जरूरी नहीं कि हो ही जाएगा। आरबीआई ऐसा सोच के लोन को कम करता है ना। रेट को कम करने के पीछे आरबीआई का मकसद ये था कि हम यहाँ पे रेट को कम करेंगे तो बैंक भी सस्ता लोन देगा पब्लिक को। लेकिन मान लीजिए कि बैंक जो है अब सस्ता लोन नहीं किया, आरबीआई से तो सस्ता लोन मिल जा रहा है बैंक को, लेकिन बैंक जो है लोन का रेट वही रखा, तो फिर आरबीआई के सारे मकसद पे पानी फिर जाता है। ठीक है, इसलिए ज़रूरी क्या है कि बैंक जैसे ही आरबीआई को मतलब आरबीआई जो है जैसे ही रेपो रेट को कम करता है, तो बैंक को भी अपना रेट घटा देना चाहिए। तो एक्चुअली ऐसा हल्का फुल्का हो भी जाता है। क्यों, क्योंकि इतने सारे बैंक हैं ना, बैंक भी तो एक दो तो बैंक नहीं है, तो इतने सारे बैंक है, यदि उसमें से एक तो बैंक भी यदि रेट अपना कम कर देता है, इस कारण से क्या होता है, सारे बैंक को रेट कम करना पड़ता है, नहीं तो सारे कस्टमर उसी बैंक से लोन ले लेंगे जो रेट कम करेगा, है ना। तो इस तरीके से इससे और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि यदि रेपो रेट कम किया जाए तो क्या होता है। तो रेपो रेट कम करने से सबसे पहले तो लोन सस्ता मिलता है, लोन सस्ता मिलता है। इससे क्या होता है, डिमांड बढ़ता है। आरबीआई रेपो रेट कम करने से डिमांड बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि रेपो रेट घटा देने से, रेपो रेट को कम करने से क्या होता है, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ये कैसे होता है, तो देखिए अभी हम क्या बोले कि आरबीआई बैंक को सस्ता लोन देगा, बैंक पब्लिक को सस्ता लोन देगा, पब्लिक जाके पब्लिक के हाथ में पैसा आएगा तो मार्केट से सामान खरीदेगी, तो इसके कारण से डिमांड बढ़ेगा, डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन को फुलफिल करने एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब देखिए पब्लिक के हाथ में पैसा आया, तो पैसा तो जो भी लोन लिया है उस पब्लिक के हाथ में आएगा, तो डिमांड यहाँ पे अचानक से बढ़ेगा, डिमांड तो बढ़ेगा। तो डिमांड बढ़ने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, तो मार्केट में जैसे ही डिमांड बढ़ता है तो महंगाई बढ़ जाता है ना। महंगाई जो है, इन्फ्लेशन जो है, डिमांड से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो यदि डिमांड बढ़ गया तो महंगाई भी बढ़ेगा, तो इस कारण से महंगाई बढ़ता है, पहला रीज़न। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट मिल गया सबको, है ना। प्रोडक्शन बढ़ा तो एम्प्लॉयमेंट मिला, तो एम्प्लॉयमेंट मिलने के कारण इन लोग को पेमेंट मिलता है, पैसा मिलता है मंथली। तो मंथली जब पैसा मिलेगा तो भी मार्केट में ही खर्च करेंगे, है ना। तो फिर से डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगा, तो ज़्यादा डिमांड बढ़ने के कारण क्या होगा, यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो यानी रेपो रेट कम करने से इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो रेपो रेट का यूज़ किया जाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट का यूज़ किया जाता है। यदि रेपो रेट को घटाते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो यही होता है, मान लीजिए कि कभी कभी मार्केट में महंगाई ज़्यादा हो गया है ना, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गया, तो आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ा देता है। तो रेपो रेट को बढ़ाने से क्या होता है, महंगाई कम हो जाता है। कैसे, रेपो रेट को बढ़ा देगा तो बैंक जो है महंगा लोन देगा, तो पब्लिक के पास उतना पैसा नहीं आएगा, तो मार्केट में डिमांड कम हो जाएगा। तो डिमांड कम होने से क्या होगा, इन्फ्लेशन अपने आप नीचे आ जाएगा। तो रेपो रेट का यूज़ किया जाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, या फिर जब पैसा आरबीआई जब भी चाहता है, आरबीआई को यदि मन में है कि मार्केट में पैसा पहुंचाना है ना,
मतलब हमको जनता के हाथ में पैसा पहुंचाना है तो क्या करता है, उसके पास सीधा उपाय है रेपो रेट को कम कर देता है। ठीक है, यदि देखता है कि मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो गया, महंगाई बढ़ गया है, तो आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ा देता है। एक रिवर्स रेपो रेट होता है, क्या होता है, रेपो रेट के उल्टा को रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। जैसे आरबीआई बैंक को पैसा यदि दे रहा है तो उसको रेपो रेट बोलते हैं। बैंक यदि आरबीआई को पैसा जमा करेगा, बैंक यदि अपना पैसा पार्क करेगा आरबीआई में, बैंक यदि अपना पैसा जमा कराएगा आरबीआई में, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, याद रखें रेपो रेट जो होता है रिवर्स रेपो रेट से हमेशा ज़्यादा होता है। रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से हमेशा ज़्यादा होता है, और ये भी शॉर्ट टर्म होता है। और रेपो रेट का यूज किया जाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जबकि रिवर्स रेपो रेट का यूज किया जाता है मैनेज टू कैश फ्लो, है ना, कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए। अभी जो है रेपो रेट 4% है और रिवर्स रेपो रेट 3.35% है आज। ठीक है, आज जो है रेपो रेट 4% है और रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। ठीक है, तो रेपो रेट तय कैसे होता है, तो इसके लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, एमपीसी जिसको बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर आरबीआई से आते हैं और 3 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं। ये 6 मेंबर मिलकर मेजोरिटी से डिसीजन लेते हैं, मतलब कि 4 मेंबर जिस डिसीजन पे लेंगे वो डिसीजन लिया जाएगा, है ना। 6 मेंबर है तो 4 का वोटिंग होगा ना मैक्सिमम, तो 4 का वोटिंग से लिया जाता है। एमपीसी में 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई से और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, आरबीआई का एक टारगेट है कि इन्फ्लेशन को, महंगाई को 4 ±2% पे रखना है, यानी कि 2 से 6% तक महंगाई को रखना है ना। कई बार देखा गया था यूपीए गवर्नमेंट में, खास करके 2010-11 के साल में, कि महंगाई जो है 12%, 11% इस तरीके से चल गया था। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को ये टारगेट दिया गया है कि 2 से 6% तक आपको महंगाई रखना है। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रेपो रेट को आगे पीछे करते रहती है ना। तो ये था रेपो रेट के बारे में, रिवर्स रेपो रेट के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। अब हम लोग आरबीआई के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, आरबीआई का स्थापना हुआ था 1935 में, लेकिन याद रहे इसका जो एक्ट था 1934 का था। आरबीआई एक्ट 1934, स्थापना हुआ था 1935 में। इसको उस समय प्राइवेट कंपनी था, इसका हेडक्वार्टर अभी मुंबई में है। इसको नेशनलाइज किया गया, यानी कि सरकारी कंपनी बनाया गया 1 जनवरी 1949 को, 1949 को। इसका जो स्थापना किया गया था उसके लिए कमीशन सेटअप किया गया था 1925 में ही, है ना। इसका स्थापना भले 1935 में हो, लेकिन 1925 में कमीशन सेटअप किया गया था, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, उसके रिकमेंडेशन पे इसका स्थापना हुआ था। आरबीआई एक्ट 1935 में इसका स्थापना किया गया था, 1 जनवरी 1949 को इसको नेशनलाइज किया गया। ठीक है, तो ये था आरबीआई के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे कि रेंट वेवर ओनली इफ कॉन्ट्रैक्ट है फोर्स मेज्योर क्लाउज। तो यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा जो है प्ली दिया गया था कोर्ट में, एक याचिका दायर किया गया था कि रेंट माफ़ किया जाए, जो दिल्ली में जितने मार्केट हैं, है ना, मार्केट में जो दुकान है शॉपकीपर्स का रेंट जो है माफ़ किया जाए। तो हाई कोर्ट का ऐसा कहना है कि यदि फोर्स मेज्योर है आपके क्लाउज में, तो फोर्स मेज्योर क्या होता है हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। तो एक क्लाउज होता है कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लाउज होता है, क्लाउज इन कॉन्ट्रैक्ट दैट इसेंशियली फ्रीज बोथ पार्टीज फ्रॉम लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो भी ऑब्लिगेशन लगाया गया है, ठीक है, यदि उसमें फोर्स मेज्योर का क्लाउज है तो दोनों पार्टी को जो है फ्री कर देता है, मतलब कि आप ऑब्लिगेशन को मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। यानी जिसके कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स मेज्योर होगा उस कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्लिगेशन है उसको मान सकता है या नहीं भी मान सकता है। कब? हमेशा नहीं। ऐसा नहीं है कि ये वाला क्लाउज है तो आप कभी भी मतलब कि ट्रीटी को मानेंगे नहीं, आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को मानेंगे ही नहीं। एक स्पेशल सर्कमस्टांसेज में या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेज में, जैसे कि वार सिचुएशन में, स्ट्राइक की सिचुएशन में, राइट की सिचुएशन, पेंडेमिक का सिचुएशन हो, उस समय फोर्स मेज्योर को इंस्टॉल किया जाता है। यदि एक कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स मेज्योर का प्रोविजन है तो आप फिर ट्रीटी को तोड़ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे सीबीआई के बारे में है। ठीक है, तो सीबीआई के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सीबीआई का स्थापना हुआ था 1941 में। सीबीआई का स्थापना हुआ था 1941 में स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के तहत। मेनली इसका टारगेट क्या था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो भी करप्शन हो रहा था इंडिया में उसको जांच करना था। डिफेंस से रिलेटेड जो भी करप्शन हो रहा था उसके लिए जांच के लिए 1941 में स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के तहत बनाया गया था सीबीआई को। उस समय इसका हेडक्वार्टर लाहौर में था, लेकिन 1946 में उसके आगे एक दिल्ली जोड़ दिया गया, तो हो गया दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। तो ये अपना पावर कहाँ से डिराइव करता है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 में ऐसा किया गया था। अब इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन के तहत आता है। तो ठीक है, इतना याद रखिएगा सीबीआई के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे एक न्यू नेपाल मैप बेस्ड ऑन हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट। ऐसा किसका कहना है, तो नेपाल का एक यहाँ पे एक सीनियर ऑफिसर है, उनका ऐसा कहना है कि जो नेपाल का मैप है वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट पे है। जैसे कुछ दिन पहले नेपाल के मैप को इंडिया के द्वारा ये बोला गया था कि ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट पे नहीं है, नेपाल अपने मनगढ़ंत कहानी यहाँ पे बना रहा है, तो नेपाल के द्वारा उसको रिजेक्ट किया गया इंडिया के क्लेम को। तो यहाँ पे नेपाल और इंडिया में डिस्प्यूट मेनली जो है काला पानी को लेकर के, काला पानी डिस्प्यूट को लेकर के। और यहाँ पे बताया गया है कि
कंट्री साइन ट्रीटी इन 1816। तो 1816 का जो ट्रीटी था, यानी सुगौली के ट्रीटी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, सुगौली के संधि बारे में। तो सुगौली जो है बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है, वहीं पे ट्रीटी साइन हुआ था, इसलिए इसको सुगौली ट्रीटी बोलते हैं। ये साइन हुआ था 2 दिसंबर 2015 को, लेकिन ये फोर्स में आया, मतलब कि रेटिफाई किया गया दोनों देश के द्वारा 4 मार्च 1816 को। ये साइन हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और किंग ऑफ नेपाल के बीच में। और एंग्लो नेपाल वार एक हुआ था 1814 से 1816 तक, एंग्लो नेपाल वार हुआ था 1814 से 1816 तक। उसी के बाद जो है सुगौली ट्रीटी साइन हुआ था, और ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और किंग ऑफ नेपाल के बीच में, ठीक है, एंग्लो नेपाल वार के बाद। तो ये था सुगौली की ट्रीटी के बारे में। और इंडिया और नेपाल के बीच में जो भी बाउंड्री यहाँ पे किया जाता है और सुगौली ट्रीटी के हिसाब से देखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे NHRC के बारे में बोला गया, इन ह्यूमन टू पुट डेड एंड इंजर्ड इन एक्सीडेंट इन सेम व्हीकल, मतलब कि मरे हुए आदमी और इंजर्ड आदमी, ठीक है, जो घायल आदमी है, दोनों को एक ही व्हीकल में पुट करना एक इनजस्टिस है, ऐसा बोला गया है NHRC के द्वारा। तो हम लोग NHRC के बारे में भी पढ़ लेते हैं। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, NHRC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका स्थापना हुआ था 12 दिसंबर 1993 को। इसका काम क्या, किसके तहत हुआ था? तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो इसका कोई एक्ट भी होगा, तो एक्ट का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, ठीक है। और 12 दिसंबर 1993 को 12 अक्टूबर 1993 को 12/10/1993 को इसका स्थापना किया गया था NHRC का, ठीक है। और इसका जो चेयरमैन होते हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मतलब कि चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक रिकमेंडेशन जाता है एक कमेटी के द्वारा। उस कमेटी में कौन कौन होते हैं यहाँ पे हम बता देते हैं, पहले भी कई बार इसके बारे में डिस्कस किए हैं। उस कमेटी में होते हैं PM होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, उस कमेटी में PM होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, स्पीकर होते हैं लोकसभा के, और डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। कौन कौन होते हैं? PM होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, स्पीकर होते हैं लोकसभा के और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के। इतने मेंबर का एक कमेटी होता है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करते हैं किसी पर्सन को चेयरमैन बनाने के लिए ह्यूमन राइट कमीशन का, ठीक है, NHRC का, ठीक है। NHRC का स्टैट्यूटरी बॉडी है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के तहत आया था 1993 में, 12 अक्टूबर 93 को इसका स्थापना किया गया है। और हाल ही में इसमें एक अमेंडमेंट लाया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है, जिसमें क्या होता था, पहले जो है इसके चेयरमैन होते थे जो अपॉइंट किए जाते थे, तो फॉर्मर CJI होते थे, ठीक है, पहले चीफ जस्टिस होते थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन अब जो है किसी भी जज को बनाया सकता है, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को। तब क्राइटेरिया क्या कर दिया गया? फॉर्मर जज, ठीक है। उसके बाद पहले इसमें 2 मेंबर और होते थे, तब उसके जगह पर 2 के जगह पर 3 मेंबर कर दिया गया, जिसमें 3 मेंबर में एक मेंबर जो है वीमेन हो सकते हैं, ठीक है, मतलब एक मेंबर को वीमेन होना जरूरी है। उसके अलावा इसमें और कौन कौन होते हैं? तो जो भी नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन ऑफ SC, नेशनल कमीशन ऑफ ST और नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, इसके जो चेयरमैन होते थे वो इसके मेंबर एक्स ऑफिशियो हो जाते थे, मतलब कि इसके चेयरमैन बनते ही NHRC को मेंबर बन जाते थे। तो कौन कौन? माइनॉरिटीज कमीशन, SC कमीशन, ST कमीशन और वुमेन कमीशन के जो चेयरमैन होते थे। लेकिन अमेंडमेंट के बाद इसमें 3 मेंबर को और जोड़ दिया गया है, NCBC यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट और PWD कमीशन, है ना, पर्सनल विद डिसेबिलिटीज के। इतने जो कमीशन है, 3 मेंबर के कमीशन, मतलब कि अब टोटल 7 कमीशन के मेंबर हो गए जो इसके चेयरमैन हो गए, जो इसके मेंबर बन जाएंगे। कौन कौन? माइनॉरिटीज कमीशन, SC और ST भी मैंने 4 मेंबर तो पहले ही थे, 4 कमीशन के जो अध्यक्ष होते थे इसके मेंबर तो पहले से थे ही। 3 मेंबर को और जोड़ा गया है, कौन कौन? तो बैकवर्ड क्लास कमीशन, NCBC, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट और PWD पर्सनल विद डिसेबिलिटीज, उनके मेंबर को, उनके चेयरमैन को इसके मेंबर के रूप में जोड़ा गया है, ठीक है। पहले जो था कार्यकाल 5 साल का होता था और मैक्सिमम 70 साल एज तक, लेकिन अब कार्यकाल को घटा करके 3 साल कर दिया गया और मैक्सिमम 70 साल के एज तक। पहले रीअपॉइंटमेंट नहीं होता था अध्यक्ष का, अब अपॉइंटमेंट हो सकता है, रीअपॉइंटमेंट हो सकता था। तो ये था नया वाला अमेंडमेंट में और NHRC के बारे में, ठीक है। आइए हम लोग अगला न्यूज़ देखते हैं यहाँ पे। तो अगला न्यूज़ यहाँ पे कि हाईकोर्ट 6 NIA रिस्पॉन्स ऑन गौतम नौलखा बेल्स प्ली। तो अभी जो है भीमा कोरेगांव बैटल से के यहाँ पे उनके एक अभियुक्त हैं, बोल सकते हैं कि उनके केस चल रहा है इनके ऊपर। तो NIA जो है, हाईकोर्ट जो है, हाईकोर्ट 6 NIA रिस्पॉन्स, तो हाईकोर्ट NIA से रिस्पॉन्स मांगा है। तो हम लोग यहाँ पे NIA के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो NIA को स्थापना किया था 2009 में। इसका मेन काम होता है कॉम्बैट टेरर, टू कॉम्बैट टेरर, टेरर रिलेटेड क्राइम को देखने के लिए जो है 2009 में NIA का स्थापना किया गया था। NIA एक्ट 2008 के तहत, NIA एक्ट 2008 के तहत 2009 में NIA का स्थापना किया गया था, टू कॉम्बैट टेरर या टेरर रिलेटेड क्राइम करने के लिए, क्राइम को डील करने के लिए। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। इसके अभी डायरेक्टर जनरल है YC मोदी, ठीक है। अब अमेंडमेंट हाल में इसमें भी लाया गया था। अमेंडमेंट के बाद जो है इसका काम थोड़ा बढ़ा दिया गया है, मतलब इसको ज़्यादा पावर दिया गया है, जैसे सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, साइबर टेररिज्म, ये सब से भी अब NIA ही डील करता है। तो ये था NIA के बारे में, ठीक है।
नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे कि 80% सक्सेस चांस ऑन ऑक्सफोर्ड ट्रायल। तो ऐसा एक इंस्टीट्यूट है सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया का ही है, ठीक है। उसका कहना है कि सीरम इंस्टीट्यूट जो है उसका कहना है कि जो ऑक्सफोर्ड में जो चल रहा है अभी ट्रायल चल रहा है वैक्सीन पे, वो 80% के लगभग सक्सेस। अब इनका बात कितना सही हो तो भविष्य ही बताएगा। हम लोग यहाँ पे एक न्यूज़ देख लेते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया क्वाइटली प्लेज अ की रोल इन मैन्युफैक्चरिंग 60 to 70% ऑफ ऑल वैक्सीन। जितना दुनिया वैक्सीन बनता है उसका लगभग 60 से 70% इंडिया में ही बनता है और ग्लोबली उसको बेचा जाता है, पूरे दुनिया में बेचा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन यही डाटा हमको बताना था। नेक्स्ट है मौसमी लीक्स इट, यहाँ पे एक आइलैंड मेंशन है, ठीक है। अभी जो अम्फान से एक आइलैंड के बारे में यहाँ पे दिखाया गया कि मॉनसूनी लीक्स इट वुड्स, जैसे लीफ टर्न येलो, वहाँ पे जितना पेड़ था सबका लीफ जो है येलो कलर का हो गया है। लेकिन अब धीरे धीरे जो है उसको रीस्टार्ट कर अपने लाइफ को लोग दोबारा रीस्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से साइक्लोन अम्फान के द्वारा इस तरीके से तबाही किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आइलैंड मेंशन है मौसमी आइलैंड, ठीक है। मौसमी आइलैंड जो है सुंदरबन डेल्टा के अंदर आता है, सुंदरबन डेल्टा के अंदर में आइलैंड है, कलकत्ता में है। और इसको एक खास बात इसमें क्या, इसको बोट शेप्ड आइलैंड बोलते हैं, मतलब नाव के शेप का आइलैंड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोट शेप्ड आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये था इस आइलैंड के बारे में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया बोट शेप्ड आइलैंड, ठीक है। नेक्स्ट है लोकस्ट स्वार्म अटैक क्रॉप इन मध्य प्रदेश। तो कल परसों आई थिंक हम लोग राजस्थान के बारे में पढ़े थे, उसके पहले ग्रासहोपर का एक अटैक हुआ था, केरला में हुआ था, वायनाड डिस्ट्रिक्ट में। तब आज जो है मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग पढ़े। पिछले साल भी मध्य प्रदेश में लोकस्ट का अटैक हुआ था, तो हम लोग आज लोकस्ट अटैक के बारे में फिर से पढ़ते हैं। तो लोकस्ट शॉर्ट हॉर्न ग्रासहोपर होते हैं, शॉर्ट हॉर्न ग्रासहोपर होते हैं, मतलब कि छोटे सींग वाले ग्रासहोपर होते हैं। लोकस्ट मेनली 3 तरह के होते हैं। डेजर्ट लोकस्ट जो नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। ये जो लोकस्ट अभी अटैक किया है डेजर्ट लोकस्ट ही है, ठीक है। इसके अलावा होते हैं माइग्रेटरी लोकस्ट जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप वाले रीजन में पाए जाते हैं। इसके अलावा फिर रेड लोकस्ट होते हैं जो साउथ अफ्रीका के रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। इंडिया में लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन एक है जो जोधपुर में है, ठीक है। इंडिया में लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन एक है जो जोधपुर में है। तो ये था लोकस्ट अटैक के बारे में। लोकस्ट एक्चुअली करते क्या है, तो जितने फसल हैं उनको बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। और काफ़ी मतलब कि लोकस्ट एक दो लोकस्ट रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन काफ़ी झुंड में चलते हैं, लाखों के झुंड में चलते हैं। आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं, और कई एकड़ फसल को बर्बाद कर देते हैं। नेक्स्ट बैन ऑन जूम, SC इशूज नोटिस टू सेंटर। तो जूम ऐप पे बैन लगाने के लिए जो है हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है नोटिस जारी किया है सेंटर को। इसका पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक एडवाइजरी जारी किया गया था कि जितना कम हो सके जूम ऐप का यूज कीजिए। इससे खतरा क्या है, तो इससे साइबर थ्रेट बढ़ने का खतरा है। यहाँ पे देख सकते हैं लोगों का जो पर्सनल डाटा है वो लीक होने का खतरा है यहाँ पे, ठीक है। एक हाईकोर्ट का एक बेंच था चीफ जस्टिस के नेतृत्व में, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, सॉरी हाईकोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं शरद अरविंद बोबड़े, ऐसे बोबड़े जो इंडिया के चीफ जस्टिस हैं, उनके नेतृत्व में एक बोर्ड गठित किया गया था। उसी के द्वारा बोला गया है कि बैन ऑन जूम, SC इशूज नोटिस टू सेंटर। तो जूम ऐप के बारे में देख लेते हैं। जूम एक अमेरिकन कंपनी है, ये ध्यान रखिए चाइनीज कंपनी नहीं है, अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर सैन होजे कैलिफोर्निया में, सैन होजे जगह का नाम है, कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया USA में है। और इसका स्थापना हुआ था अप्रैल 21, 2011 को। 2011 में इस कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था। इसके जो अध्यक्ष हैं, मतलब इसके जो मालिक हैं, एरिक युआन उनका नाम है, एरिक युआन, ERICYUAN, ठीक है। तो नाम से तो लग रहा है कि चाइनीज़ है, लेकिन ये अमेरिकन है। तो एक्चुअली सही में चाइनीज़ सिटीजन ही है, लेकिन चाइनीज़ अमेरिकन सिटीजन है। जैसे इंडो अमेरिकन होता है ना कि कुछ इंडियन जाके अमेरिका में बस गए हैं, उसी तरह से कुछ चाइनीज़ भी जाके अमेरिका में बस गए। तो चाइनीज़ अमेरिकन सिटीजन है एरिक युआन, उन्हीं का कंपनी है जूम ऐप, जिसको बैन करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। जूम ऐप एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है। नेक्स्ट सन ऑफ कशोगी फॉरगिव्स हिज किलर। तो यहाँ पे जमाल कशोगी के बारे में न्यूज़ था कि जमाल कशोगी का जो इनका जो बेटे हैं जमाल कशोगी के, ठीक है, तो अपने पिता के हत्यारे को उन लोग माफ़ कर दिए हैं। वही बोला जा रहा है कि सन ऑफ कशोगी फॉरगिव हिज किलर्स। तो जमाल कशोगी किलर्स को उनके सन के द्वारा माफ़ कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा, तो जो डेथ रो पे अभी 5 कॉन्विक्ट थे, 5 कॉन्विक्ट यानी कि जो इसका दोषी थे, मर्डर थे, ठीक है, वो डेथ रो पे थे। डेथ रो कहने का मतलब होता है, डेथ रो का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जिसको फांसी की सज़ा सुना दी गई है, लेकिन फांसी अभी हुआ नहीं है। जैसे कोर्ट से उसको बोल दिया गया कि फांसी मिलेगा, लेकिन फांसी अभी दिया नहीं गया, तो उसको हम लोग डेथ रो बोलते हैं, ठीक है। तो 5 व्यक्ति अभी हैं जो डेथ रो पे हैं इनके मर्डर के चार्ज में, लेकिन उनको हो सकता है कि बच जाए वो लोग, क्योंकि उसका जो बेटा है कि जमाल कशोगी का, उसको माफ़ कर दिया 5 मर्डर को, ठीक है। तो लोग जमाल कशोगी के बारे में जान लेते हैं न्यूज़ में क्यों थे। तो एक सऊदी अरबिया के एक ऑथर हैं या जर्नलिस्ट हैं बोल सकते हैं, एक पत्रकार हैं जो वाशिंगटन पोस्ट के लिए लिखते थे। मेनली कुछ दिन से अमेरिका में ही रह रहे थे, सऊदी अरेबिया से अलग हट करके, ठीक है। 2 अक्टूबर 2018 को इनका मर्डर कर दिया गया था टर्की में, इस्तांबुल में, टर्की के इस्तांबुल में जो है इनका मर्डर कर दिया गया था।
और ऐसा माना जाता है कि इनके मर्डर के पीछे सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है उसका हाथ है। ठीक है, सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट का हाथ है, अमेरिका का ऐसा कहना है, क्योंकि जमाल खशोगी अमेरिका में बहुत दिन से रह रहे थे और वाशिंगटन पोस्ट के लिए लिखते थे, सऊदी अरेबियन के सिटीजन थे लेकिन। ठीक है, नेक्स्ट विल एग्जिस्ट ओपन स्काई ट्रीटी अनाउंसेज यूएस। यूएस का कहना है कि ओपन स्काई ट्रीटी को हम लोग एग्जिस्ट कर देंगे। तो ओपन स्काई ट्रीटी क्या है, कब फोर्स में आया था, उसके बारे में जान लेते हैं। तो एक्चुअली ये साइन हुआ था 24 मार्च 1992 को, 24 मार्च 1992 को साइन हुआ था और 1 जनवरी 2002 को फोर्स में आया था। तो देख सकते हैं कि साइन होने के 10 साल बाद ये फोर्स में आया। इसमें 35 पार्टी हैं, मतलब 35 स्टेट इसके साइन किए हुए हैं। और ये जो साइनिंग हुआ था, मतलब कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ था फिनलैंड का राजधानी हेलसिंकी में हुआ था। फिनलैंड का कैपिटल है हेलसिंकी, वहीं पे ट्रीटी साइन किया गया था, ओपन स्काई ट्रीटी। इसके तहत है क्या, तो इसमें जो मेनली नॉर्थ अमेरिका और रसिया और यूरोप कंट्री आते हैं। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्री और रसिया आते हैं। रसिया भी एक यूरोपियन कंट्री ही है। तो जो भी कंट्री नाटो के मेंबर हैं और वार्सो पैक्ट के मेंबर है, आपको पता होगा नाटो अमेरिका लीड करता है और वार्सो पैक्ट को रसिया लीड करता है। दोनों एक दूसरे के काउंटर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब दोनों एक दूसरे के विरोधी ऑर्गेनाइजेशन है। ये दोनों के बीच में एक पैक्ट हुआ था ओपन स्काई ट्रीटी। इसके तहत क्या था कि इसमें कोई भी कंट्री जो भी ओपन स्काई ट्रीटी को साइन किए हुए है, ओपन स्काई ट्रीटी को कोई भी कंट्री जो साइन किए हुए है वो एक शॉर्ट नोटिस देगा। जैसे इमेजिन कीजिए यहाँ पे कि यूएसए क्या करेगा, यूएस का मन करेगा कि हम जो है रसिया का जो है पूरा स्काई को घूमेंगे अभी, है ना। स्काई मतलब पूरा आकाश में अपना प्लेन को उड़ाएंगे अभी, है ना। और किस मकसद से उस तरीके से किया जाता है कि हमारे विरुद्ध या फिर कोई नया न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं कर रहा है, यूएसए के विरुद्ध कोई बड़ा वारफेयर तो नहीं बना रहा है ना। एक तरह से एक दूसरे कंट्री का निगरानी करना आकाश से। ठीक है, इसके ऊपर से एक प्लेन गुजारा जाएगा और प्लेन में डिफरेंट हाई सेंसर वाले कैमरा रहेंगे जो इसको पता करेगा कि कुछ यहाँ पे क्या क्या गतिविधि चल रहा है ना। जैसे एक सैटेलाइट से दूसरे कंट्री का व्यू जिस तरीके से देखा जाता है, वहाँ पर कौन सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है या फिर क्या हो रहा है, तो इस तरीके से। तो ओपन स्काई ट्रीटी का दर यही था कि यदि यूएस का मन करेगा, मतलब किसी भी कंट्री का मन करेगा जो भी ओपन स्काई ट्रीटी को शामिल किए हुए हैं, तो मान लीजिए कि यूएस जो है रसिया को एक शॉर्ट नोटिस देगा। ठीक है, आधे घंटे का या 2 घंटे का, कि हम 2 घंटे में आपके स्काई का इंस्पेक्शन करने आएंगे। ठीक है, और 2 घंटे बाद अपना जहाज़ लेकर के जाएगा, उसमें सेंसर लगा रहेगा और पूरा रसिया को इंस्पेक्ट करेगा। तो यूएसए का कहना है कि रसिया इतना बड़ा है ना, रसिया का आप मैप देखेंगे तो बहुत बड़ा रसिया है। तो यदि 2 घंटे का भी नोटिस दे के यदि यूएसए जाता है तो पूरा इंस्पेक्शन करना काफ़ी एक मुश्किल जॉब हो जाता है। और उस केस में जो है इस ट्रीटी का कोई मतलब रहा नहीं, है ना। बाकी तो यूएसए को मेन दिक्कत रसिया से है, यूएसए को दिक्कत और दूसरे कंट्री से नहीं है, यूएसए को दिक्कत रसिया से है। तो यूएस का यही कहना है कि रसिया जो इसके ट्रीटी को काफ़ी ज़्यादा वायलेट करता है, क्योंकि इतना बड़ा है और हम 2 घंटे के नोटिस देकर भी जाएंगे तो इस एरिया में तो कुछ कर भी सकता है ना। मतलब कि इस एरिया में यदि कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा हो तो वो तो हमसे छुपा भी सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से यूएस का एलिगेशन है। और ओपन स्काई ट्रीटी के बारे में था कि 24 मार्च 1992 को साइन हुआ था, लेकिन फोर्स में आए थे 1 जनवरी 2002 को। 35 स्टेट है, मेनली नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन स्टेट हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं फाइनेंस मिनिस्टर एफएम वांट्स बैंक टू स्लैश लेंडिंग रेट। तो हम लोग जो फर्स्ट न्यूज़ में रेपो रेट के बारे में पढ़ते हैं कि रेपो रेट को कम करने के पीछे बैंक का टारगेट क्या रहता है, आरबीआई का मकसद क्या रहता है, उसी को बात को यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर समझा रही है कि बैंक को भी अपना लोन का रेट जो है घटाना चाहिए, लेंडिंग रेट जो अपना है घटाना चाहिए, ताकि जो आरबीआई बेनिफिट दे रहा है वो आम जनता तक पहुंच सके। ठीक है, और जब तक आम जनता तक नहीं पहुंचेगा तो बैंक को आरबीआई को रेट घटाने का कोई फ़ायदा है नहीं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, है ना। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर का यहाँ पे कहना है। नेक्स्ट है कैलेमिटी सेस ऑन जीएसटी प्लान ऑन गवर्नमेंट टेबल टू टाइड ओवर कोविड क्राइसिस। तो एक सेस लगाने के बाद किया जा रहा है कैलेमिटी सेस जीएसटी के ऊपर भी। तो सेस क्या होता है, टैक्स के ऊपर जब टैक्स लगाया जाता है उसको हम लोग सेस बोलते हैं। ठीक है, हम लोग जीएसटी के बारे में यहाँ पढ़ लेते हैं। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं जो हर किसी को देना होता है, या फिर गरीब हो या अमीर हो, वो हर के। डायरेक्ट टैक्स होता है जो एक पर्टिकुलर सेक्शन पे लगाया जाता है। जैसे डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स है कि आप 2 लाख से या 5 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, ये डायरेक्ट टैक्स है। जो कमाएगा 5 लाख से ज़्यादा वही उस टैक्स को देगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स हर किसी पे लगता है, जो गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो या करोड़पति आदमी हो, हर किसी को ये टैक्स देना है, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और टैक्स इसमें दे भी देते हैं, पता भी नहीं चलता कि हम टैक्स दे दिए। कैसे, यदि आप मान लीजिए बिस्किट का पैकेट खरीदने गए तो बिस्किट के पैकेट पे भी टैक्स है, भले ही 1 रुपया या 8 आना है, लेकिन है। तो आप बिस्कुट 3 रुपये में खरीदे तो मान लीजिए कि उसमें 20 पैसा टैक्स था, तो आप टैक्स दे भी दिए लेकिन आपको पता नहीं चला कि हम टैक्स भी दिए हैं, है ना। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इसको 5 स्लैब में बांटा गया, 0, 5, 12, 18, 28। ठीक है, याद रखिएगा 5 स्लैब है, 0% भी एक स्लैब है। बहुत लोग 4 स्लैब ही मान लेते हैं, लेकिन 0% भी एक स्लैब है, 0, 5, 12, 18, 28। ठीक है, इससे बाहर रखा गया कुछ सामान को, जैसे अल्कोहल हो गया, पेट्रोल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रोड हो गया, रोड टैक्स रोड टैक्स जो हो गया, या पेट्रोल पे जो टैक्स लगता है, अल्कोहल पे जो टैक्स लगता है, उसको इससे बाहर रखा गया। इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था 1 जुलाई 2017 को।
और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, 101st अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। इसके तहत जीएसटी लाया गया था और इसी एक्ट में जो है जीएसटी काउंसिल सेटअप करने की बात की गई थी। तो जीएसटी काउंसिल में 33 मेंबर होते हैं। इसके चेयरमैन होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में कि जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं, तो कंट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वही इसके चेयरमैन होते हैं। 33 मेंबर टोटल होते हैं। 2 मेंबर इसमें सेंटर के होते हैं। 2 मेंबर सेंटर कौन होते हैं, तो एक मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इन स्टेट है ना। तो जैसे अभी अनुराग ठाकुर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ स्टेट हैं और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन है, तो वो दोनों मेंबर हैं। इसके अलावा जो 28 स्टेट हमारे कंट्री में, उस बाकी सारे स्टेट से, मतलब 28 स्टेट से एक मेंबर, खास करके जो फाइनेंस मिनिस्टर है इसके मेंबर होते हैं। और 3 जगह जो है यूनियन टेरिटरी में भी हमारे यहाँ लेजिस्लेशन है, मतलब कि विधानसभा है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, वहाँ से 3 आदमी आते हैं। तो कुल मिलाकर 33 आदमी हो जाते हैं जीएसटी काउंसिल में। इसके चेयरमैन होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। ये था जीएसटी के बारे में। 101st अमेंडमेंट एक्ट याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 को इंडिया में लागू हुआ था। 05, 12, 18, 28 5 स्लैब है। पेट्रोल, अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी और रोड टैक्स को इसको बाहर रखा गया, एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो ये था जीएसटी के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट था, उससे हम लोग यहाँ पे देखते हैं नाबार्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। नाबार्ड क्या है, तो नाबार्ड एक संस्था है जिसका मेनली टारगेट होता है रूरल डेवलपमेंट को बढ़ाना। ठीक है, मेनली रूरल डेवलपमेंट को टारगेट करके नाबार्ड का स्थापना किया गया था। इसका काम क्या है, तो एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, नाबार्ड का काम क्या है, एग्रीकल्चर को रिफाइनेंस करना, रूरल एरिया को डेवलप करना है ना। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को, 1982 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके लिए एक कमेटी सेटअप किया गया था, बी शिवारामन कमेटी। उसी के रिकमेंडेशन के आधार पर जो है नाबार्ड का स्थापना किया गया था। तो ये था नाबार्ड के बारे में। इसी के साथ आज का न्यूज एनालिसिस समाप्त होता है। वीडियो यदि पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।